पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मोशनल ईएमएफ और हम लोगों ने देखा था कि अगर एक कंडक्टिंग रॉड ऐसा चल रहा था v स्पीड से, क्रॉस फील्ड लिए थे, तो इन दोनों के बीच में, दोनों एंड्स के बीच में ईएमएफ डेवलप हुआ था। इसकी वैल्यू आई थी b इंटू वी इंटू एल। ये प्रूफ किया गया था। और कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे था? इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए थे, ऊपर वाला हाई पे था। तो आज से हम डायरेक्ट एक तरीका लेंगे, बिकॉज कौन हाई कौन लो, इससे हमको करंट का डायरेक्शन निकालना आसान होगा आगे चल के लिए, इसलिए हम लोग उसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि आप v क्रॉस बी डॉट डी एल v क्रॉस बी करो, तो ये देखो कि इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता। ऐसे तो कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं, चलता तो इलेक्ट्रॉन है, तो कोहेरेंट बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इधर चलता, वही एंड हाई पोटेंशियल पे होता। जैसे यहाँ क्या होता, v क्रॉस b, देख रहे हैं थंब ऊपर आ रहा है, यानी ये एंड हाई पे होगा, वही एंड लो पे होगा। तो ऐसे हाई एंड लो एंड का पता लगा लेंगे। लेकिन ये पढ़ाई चल रही थी कि ईएमएफ के दो ओरिजिन हैं, एक मोशनल ईएमएफ और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन हम लोग सिर्फ मोशनल पहले पढ़ रहे थे। तो मोशनल में कहा कि कंडक्टिंग बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में चलना चाहिए, तब जाके वहां पर उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा बॉडी के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी कैसे भी चले तो ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। सोचिए, अगर कोई, मान लीजिए ये एक रॉड है, और ठीक है, रॉड है और क्रॉस फील्ड है, हर जगह क्रॉस फील्ड है, और ये चल रहा v से ऐसे रॉड। तो अब बताना है लेंथ l है, b है, अब बताना कि कितना ईएमएफ डेवलप होगा। तो अब क्या होगा, अब रॉड चलेगा तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ठीक बात है चलेंगे, लेकिन किधर चलेंगे? तो v क्रॉस b कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स इस रॉड के परपेंडिकुलर दिशा में लगेगा। और रॉड है तो फिजिक्स में रॉड का मतलब होता है वन डायमेंशन बॉडी। वन डायमेंशन बॉडी मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऊपर नीचे तो जगह नहीं, वन डायमेंशन है। तो हमने रॉड में अलोंग द लेंथ नहीं चलेंगे, तो अलोंग द लेंथ नहीं चलेंगे तो चार्ज डिस्प्लेस नहीं होंगे, तो फील्ड नहीं बनेगा, तो कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। ये पता चला कि जरूरी नहीं कि रॉड चले तो ईएमएफ होगा ही, उसके चलने का भी तरीका फिक्स है, वैसे चलेगा तभी डेवलप होगा। तो एक बात बता कि अगर कोई रॉड अपने लेंथ के लॉन्ग चलेगा तो वहां ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। दूसरा, अगर रॉड मान लो बालक ये बाहर ऐसे इस बोर्ड के बाहर ऐसे बाहर आना चालू हो जाता, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चलना चालू करे, तब क्या होगा? तो जो रॉड का वेलोसिटी है वही किसके है? चार्ज का वेलोसिटी भी है नहीं। तो जिधर b है, जैसे यहाँ पर स्पेस में इस दिशा में b है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और रॉड भी ऐसे चला रहे हैं, तो जो इस रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वेलोसिटी b के अलोंग हो गया, तो v क्रॉस b 0 हो गया। यानी उस केस में चार्ज बॉडीज पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। जब फोर्स नहीं लगेगा तो फिर वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, फिर चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, फिर फील्ड नहीं बनेगा, फिर ईएमएफ नहीं बनेगा। इसलिए दो बातें समझ आई, क्या क्या, कि जो वेलोसिटी है वो रॉड के अलोंग नहीं होना चाहिए, और दूसरा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। दो बातों पता चला, ठीक है। और देखते हैं। तो अगर ये बात पता चला बालक, तुझे कल को कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे, जैसे यही क्वेश्चन था, क्रॉस फील्ड है, कहा रॉड है, और उसकी वेलोसिटी ऐसे दे दिया कि v से ऐसे चल रहा, ट्रांसलेट कर रहा, ये दे दिया थीटा, क्रॉस फील्ड दे दिया, लेंथ l दे दिया, कहा फाइंड ईएमएफ। तो बोलो क्या आंसर होगा? क्या करेंगे हम लोग? हाँ, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेंगे। किधर? along the length and perpendicular to the length, तो जगह v sin थीटा। तो जो वेलोसिटी लेंथ के अलॉन्ग होगी
वो कोई ईएमएफ डेवलप नहीं करेगी, जो परपेंडिकुलर होगा वही करेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी इंटू वी साइन थीटा इंटू क्या, एल। ठीक बात, ये बात भी ध्यान रखना है। ये एक एग्जाम्पल की तरह नोट कर लेंगे सब लोग। ऐसा एक बात ध्यान रखेंगे कि हम रॉड का वेलोसिटी को रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर तोड़ लेंगे, और लेकिन ये बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में बी हमने बोर्ड के अंदर दिया है और वेलोसिटी बोर्ड में लिया है, तो फिर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बी भी रिजॉल्व करना पड़े। सो हम लोग वेलोसिटी, अभी हम आपको आगे चल के ऐसा नोट लिखवाएंगे जिससे सारा समस्या समाधान हो जाएगा। बस नोट तक पहुंचने तक के रास्ते बात कर रहे हैं, क्या क्या सोच के बात सोच रहे हैं हम लोग। तो पहला एक बात, इतने डिस्कशन से, छोटे से डिस्कशन समझ में आया कि हम लोग को जो वेलोसिटी लेना है वो रॉड पे भी परपेंडिकुलर लेना है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर लेना है। तो वी हैव टू चूज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ क्या, द लेंथ ऑफ द रॉड एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी। होल्ड करो, अभी और बात करते हैं। इस काम को करते हैं। दूसरा, अगर जैसे ये तो रिजॉल्व हो गया, एक और एक नोट लिख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। लिखा जाए कि फे क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप, फिर क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप इज मूव्ड, क्लोज कंडक्टिंग लूप इज मूव्ड, चलाया जाता है, मूव्ड ट्रांसलेशनली, ध्यान, रोटेशन नहीं, ट्रांसलेशन, मूव्ड ट्रांसलेशनली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूव्ड ट्रांसलेशनली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then move translationally in a uniform magnetic field, then net EMF developed in the loop is zero. Net EMF developed in the loop is zero. अगर किसी कंडक्टिंग लूप को किसी यूनिफॉर्म फील्ड में ट्रांसलेशनली चलाया जाए, ध्यान, रोटेशन ना हो, सभी का वेलोसिटी वेक्टर सेम रहे, ट्रांसलेशन मोशन समझते सब लोग, ट्रांसलेशनली चलाया जाए तो पूरे लूप में टोटल ईएमएफ जीरो होगा। कोई पूछेगा क्यों? तो कैसे हो सर, ट्रांसलेशन चल रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है बी डॉट डी एस, तो बी यूनिफॉर्म सर ने कहा ही है, एरिया यूनिफॉर्म है ही, और डॉट प्रोडक्ट थीटा, ट्रांसलेशन चल रहा था, एंगल में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स कांस्टेंट है, तो फैराडे लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी जीरो, सो ईएमएफ जीरो होगा, है ना। नीचे लिख दिया जाए, बिकॉज, क्यों ऐसा हो, बिकॉज द फ्लक्स थ्रू द लूप, फ्लक्स थ्रू द लूप remains constant during the motion. Flux through the loop remains constant during the motion. हो गया, बात समझ में आ गया? तो ये क्यों बीच में पढ़ा है? इसका इसे पढ़ा है कि रॉड में बालक, रॉड अगर मोशन करेगा तो तुम एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हम रॉड में हम ईएमएफ निकाल देंगे। बीवीएल लिखेंगे, जो वी लिखेंगे ऐसा लिखेंगे कि रॉड पे ही परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड पे ही परपेंडिकुलर, नहीं हो तो रिजॉल्व कर लेंगे। हम एंगल वाले भी क्वेश्चन अभी करेंगे, बट हम चाहते हैं कि बात पूरी हो जाए कि ये तो स्ट्रेट रॉड था, कल को कोई कर्व चलाना चालू कर दे, कर्व ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रॉड चलाए, तब कैसे करेंगे? उसी के लिए बात करें कि उस हम कर्व को, टेढ़ा मेढ़ा चीज को सीधा करके करेंगे। कैसे? पहले हम एक एग्जाम्पल करेंगे जो जेईई में आ चुका है। कहा कि
ये ऐसे कहा कि एक ये स्क्वायर फ्रेम है ABCD। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा उसके हिसाब से क्वेश्चन हुआ, और हर जगह क्रॉस फील्ड, हर जगह है, हर जगह क्रॉस फील्ड, और कहा इसको V स्पीड से चला रहे हैं ऐसे, ठीक। तो अभी लिखा गया कि ट्रांसलेशनली चल रहा है, क्लोज लूप है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो टोटल ईएमएफ इसमें क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज जहां भी जाएगा फ्लक्स होगा B इंटू एरिया। बी भी कांस्टेंट है और एरिया वो कांस्टेंट है, इसलिए फ्लक्स कांस्टेंट होगा, ईएमएफ 0 हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जेई ने, कहा कि लिखा जाए नीचे क्या लिखा क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा, इन विच साइड ऑफ द स्क्वायर फ्रेम, स्क्वायर लूप, इन विच साइड ऑफ द स्क्वायर लूप electric field is not 0, in which side of the square loop electric field is not 0। समझ लीजिए, बताइए क्या होगा, तो क्या होगा, होगा यूं कि ये लूप हम चला रहे हैं, एक एक करके सब में सोचते हैं, तो ये अगर इसको एक रॉड माने तो जो वेलोसिटी होगा इस रॉड के पैरेलल हो जाएगा, इसलिए इस लेंथ में, इसका लेंथ के अलॉन्ग ही वेलोसिटी है, इसलिए इसमें कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, ठीक। वही हालत डीसी में भी है, AB और DC में कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, जो होगा सिर्फ AD और BC में होगा। तो AD में तो होगा जैसा ही होता आ रहा है, AD में V क्रॉस B करेंगे तो यहाँ एक से ऐसा सेल बना सकते, और यहाँ भी एक सेल बनेगा, होगा ना, V क्रॉस B, BVL यहाँ भी, BVL यहाँ भी होगा। इसलिए आंसर हुआ कि किसके, और ईएमएफ कैसे होता है पढ़ा दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है रॉड में, बताया गया आपको पिछले क्लास में, इसलिए इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसमें भी होगा। आंसर हो गया AD एंड BC, ये आंसर हो गया। हम आगे बात करते हैं कि इसमें नेट ईएमएफ, फैराडे लॉ कहते हैं कि इसमें फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज नहीं है इसलिए ईएमएफ 0 होगा। तो मोशनल से करते हैं, मोशनल में तो होगा, मोशनल में इसमें भी ईएमएफ होगा, इसमें भी होगा, बट मोशनल के हिसाब से भी अगर हम पूरे लूप में घूम ले तो ईएमएफ 0 हो जाए। कैसे, +E -E इक्वल टू क्या, 0। यहां एक बात, एक सवाल मन में उठता है कि क्या फैराडे लॉ मोशनल ईएमएफ का भी वजह है कि मोशनल ईएमएफ अलग है, फैराडे के हिसाब से मोशनल ईएमएफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये यहाँ एक बहस है जो थोड़ा सा करना चाहेंगे। मैंने कहा था फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने रिजल्ट निकाला। उनके एक्सपेरिमेंट में एक कंडक्टिंग लूप हुआ करते थे, अगर लूप था तो फ्लक्स था तो ईएमएफ निकाले थे। लेकिन अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, किसमें, मोशनल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, तो एक रॉड, एक चलते हुए रॉड में, और रॉड इस रॉड में, जिसके अगर एक सिंपल ऐसा रॉड ही चलता तो इस रॉड में भी ईएमएफ होता है कि नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब इस रॉड में भी ईएमएफ है तो फैराडे लॉ से कैसे हो, इसमें फैराडे लॉ कैसे लगा सकते, रॉड में, रॉड के एरिया तो 0 है, रॉड तो 1 डायमेंशन बॉडी है ना, तो रॉड का तो एरिया 0 हो गया, तो रॉड में तो फ्लक्स ही नहीं है, तो ईएमएफ कहाँ से आ गया, तो कहीं फैराडे लॉ गलत नहीं हुए, यही पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। तो नहीं, फैराडे लॉ कहीं गलत नहीं है, इसमें रॉड में भी ईएमएफ है, फैराडे मना नहीं कर रहे आपको। फैराडे ने क्या कहा था कि अगर लूप होगा, लूप में फ्लक्स होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ होगा। तो फैराडे गलत नहीं है, आपके पास लूप नहीं तो फैराडे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, उनके लिए एक लूप चाहिए तभी उनका वो ईएमएफ उतना निकलेगा। आप लेकिन आगे की पढ़ाई हुई तो पता चला कि नहीं, ईएमएफ होने के लिए कोई लूप के होना जरूरी नहीं है, आगे की पढ़ाई। फैराडे ने तो लूप से डिस्कस किया था, तो बाद में पता लगा कि यार एक रॉड में भी हो सकता है। इवन जो दूसरा इंतजार कर रहा हमारा मोशनल में पढ़ रहे हैं ना बालक, अभी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ये रॉड भी नहीं चाहिए। अगर इस स्पेस में
मैग्नेटिक फील्ड बदलना चालू हो जाए तो यहाँ स्पेस में, हवा में ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। और ये कोई बड़ी बातें नहीं बोले, तो हमको पढ़ना है, ये हमारा सिलेबस, अगला सिलेबस में आएगा। इसलिए तो कहा गया कि आखिर बाद में स्टडी हुआ कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ क्या दिस इंडक्शन। सो Faraday law is never wrong, never invalid. It is always valid. But for his law to be obeyed, you need a loop. You bring a loop, find the flux, find the EMF, and now उनका EMF निकाल. Now you go for any type of either motional or induced whatever. आप अपना निकालो, उनसे कोई डिफर नहीं हो सकता, आंसर सबका सेम आएगा। मैं आपको एक चीज करके दिखा रहा हूं तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे हमको कोई ये पूछे कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन यूजिंग फैराडे लॉ कि इफ ए रॉड इज मूविंग दैट रॉड कैन इंड्यूस ईएमएफ, हाउ कैन यू प्रूव इट बाय यूजिंग फैराडे लॉ। तो बात तो सही है, because we cannot go for flux because there is no area in the rod, so no area, how can I find flux? But I have a way. Okay, this rod is of length L and is moving velocity V, so it has EMF of क्या BVL. Now फील्ड तो अपना है ही हर जगह। एक काम करता हूं मैं, let me take this type of wire frame, this is a frame, वायर का ऐसा फ्रेम बना लिया वाला, ठीक। और जो ये रॉड था उस रॉड को इस पर रख दिया, जो ये रॉड था तो चल दिया, इसको V स्पीड से चला रहे, रॉड को V स्पीड से चला रहे। तो मोशनल EMF के हिसाब से इस रॉड में EMF डेवलप होगा BVL, ठीक बात। नाउ आई हैव ए क्या लूप, आई कैन यूज फैराडे लॉ। ओके, सो इफ दिस लेंथ इज L, दिस इज लेंथ L, let this length is कितना x at any instant, so I'll go for Faraday law। तो Faraday के हिसाब से EMF इक्वल टू क्या d phi by dt, d phi dt का मतलब क्या dt of flux। so flux through this loop is कितना, तो B into area, B into area is कितना L into x। so what is the answer? so it is B, L बाहर आ गया and thus dx by dt, and dx by dt is कितना V, so it is B L V, that is BVL। This is the point. Faraday law is never wrong, it is always valid, but to use the Faraday law we need a loop। Okay, so a rod, okay, these rods are, these bodies are not moving, this is the only rod जो EMF डेवलप कर रहा है। तो फैराडे कहा कि हम कहाँ करें, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तुम लूप बनाओ, फ्लक्स लगा के EMF निकालो अपना, तुम जो ओरिजिन लगाओ, मोशनल चाहे इंड्यूस्ड, हमारा आंसर तुम्हारा मैच करेगा। सो बालक, जो फैराडे लॉ से EMF निकलेगा वो पूछे वो कौन टाइप का होगा, मोशनल होगा कि इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि वो नहीं पता भाई सर, नेट आएगा सर, उसकी वजह आप जो निकालते रहिए, क्या मोशनल चाहे इंड्यूस्ड, आप अपना तरीका लगाइए, फैराडे को नेट निकाल के दे देगा। कहने का मतलब कल को जैसे यही है बालक, यही देख लो, मान लो जब बी देते ना वो वेरी कर रहा होता, बी बढ़ रहा है और रॉड चल रहा है, तो रॉड चल रहा तो आपका मोशनल हो गया, बी बढ़ रहा तो इंडक्शन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। तो कहा था अब सॉल्व कीजिए बताइए, तो अपना हम मोशनल ये सब करते रह जाते, अब फैराडे एक लाइन में निकाल देता, बस यही कहता कि चलो भाई एक्स है, ये है, यहाँ आते और बी बाहर नहीं निकालते, एक्स और बी दोनों वेरिएबल हो जाता, दो स्टेटमेंट हो जाता, बी एल डी एक्स बाई टी प्लस एल एक्स डी बी बाई डी टी। तो वहां जो EMF आता वो नेट आता, किसके वजह से, फैराडे लॉ से। बट आपकी वजह चाहे जो हो, इसलिए क्या बड़ी बात कही जा रही है कि फैराडे लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, and without knowing the cause it will bring you the net result, net EMF induced in the loop, but of course to use the law you need a loop। okay, so ये पॉइंट था जो आप जानना जरूरी है। फैराडे लॉ अलग, हम लोग कहीं ऐसा नहीं कि फैराडे लॉ अलग चीज हो गया और मोशनल अलग हो गया, फैराडे लॉ एक बेसिक और बात हो गई, उसी के वजह है ये इमोशनल EMF।
तो अब जो हम लोग नोट लिखे कि टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो उसका फायदा हमको होने वाला है, क्योंकि कल को अब हमको कोई सा जो स्ट्रेट लाइन ना हो, तो स्ट्रेट लाइन को तो निकालना सीख गए हम लोग, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हम क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि ए बी ये ऐसा एक टेढ़ा मेढ़ा लूप है और क्रॉस फील्ड दे दिया उन्होंने, कहा कि अब ये चल रहा है हॉरिजॉन्टली वी से चल रहा है, करा अब इसके क्रॉस आप ए में बताओ, तो टेढ़ा मेढ़ा का तो एल ही नहीं लिख सकते, बट हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिखा उसका अब हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रेट वायर से इसको ज्वाइन कर देंगे ए बी को, नहीं अब ये स्ट्रेट वायर, जो अब ये स्ट्रेट वायर ड्रॉ होने से क्या हो गया, ये पूरा सर्किल एक कंप्लीट लूप हो गया और वी से चल रहा है, तो पूरे लूप में टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल ईएमएफ 0 हो गया तो जैसे अभी हमने एक डायग्राम बनाया था ना स्क्वायर वाला, कि इधर ए बी में भी था और सी डी में भी था, और 0 होने के लिए इसका ईएमएफ बराबर होगा, तभी प्लस ई माइनस ई 0 हो रहा था। यानी ये रॉड के न रहने से जितना इसमें ईएमएफ डेवलप होगा उतना ही इस रॉड में होना चाहिए, तभी तो जाके कैंसिल करेगा। तो बस तो ऐसे भी रॉड को भी चल तो हम मान लेंगे, अब ऐसा देंगे तो हम लोग को थीटा भी देंगे, तो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे रॉड को v साइन थीटा v cos थीटा, और जो रॉड के परपेंडिकुलर है उसके हिसाब से हम ईएमएफ लिख देंगे। तो ये एग्जांपल हो गया आपका, इसका आंसर हो गया, बोलिए कितना, ईएमएफ बिटवीन ए बी कितना लिख देंगे हम लोग, कितना b इंटू वी साइन थीटा इंटू ये लेंथ ए बी, लेंथ ऑफ दिस लाइन ए बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो बालक, क्या हम ये एक कंक्लूड किया जाए कि सर हम लोग स्ट्रेट वायर का बीवीएल लिखाना आपने सिखा दिया, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आंसर बीवीएल लिखेंगे, और जो वी होगा उसको हम ध्यान रखेंगे कि रॉड के परपेंडिकुलर हो और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये हम ध्यान रखेंगे, बीवीएल आंसर लिखेंगे। और सर अगर टेढ़ा मेढ़ा कोई दे दिया अगर, तो क्या करेंगे, तो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो सर हम उसको दोनों एंड को स्ट्रेट वायर जोड़ देंगे, जो स्ट्रेट वायर में डेवलप होगा ईएमएफ वही उस टेढ़े मेढ़े वायर में भी होगा। अब क्या बचता, क्या हमारी पूरी पढ़ाई पूरा हो गई? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बालक अभी तो ध्यान दो, ये जो अभी तो एक क्वेश्चन बाकी ही है, कि अभी बात हो रहा था ना कि हाँ मान लो ऐसा वेलोसिटी दिए जो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो कैसे रिजॉल्व करोगे, अभी तो लेंथ रिजॉल्व कर ले रहे हो, तो एक वैसा क्वेश्चन कर लेते हैं कि जहां पर वेलोसिटी को थोड़ा और सोचना पड़े किधर रिजॉल्व करना है। और इसके बाद क्या एक चीज बचता है कि सर सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही क्यों होगा रॉड का, रॉड रोटेशन, कंबाइंड मोशन, ऐसा भी तो हो सकता है सर, तो पढ़ाई अभी बाकी है। ओके, पहला एग्जाम्पल अभी लेते हैं जिसमें हमको जरा वेलोसिटी रिजॉल्व करने वाली बात जो कह रहे हैं वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। चलिए, तो हम आपके साथ एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको रिजोल्यूशन का कष्ट समझ में आएगा कि कैसे दिक्कत आ रही है। देखिए, ये एक ट्रैक हुआ, एक हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइन ट्रैक है, थीटा एंगल पर ऐसा इंक्लाइन, दो ऐसा इंक्लाइन प्लेन हो गया, ऐसा दो रॉड हो गया ऐसा, और ये लोग एंड में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर से जुड़े हुए हैं, ये कंडक्टिंग है दोनों, ये दोनों कंडक्टिंग ट्रैक है, ठीक है। और इसमें हम लोग एक कंडक्टिंग रॉड यहां ऐसे चलने के लिए छोड़ दिए, कंडक्टिंग रॉड ये है जो इस पे ऐसा स्लिप करने वाला है, ये रॉड इस पे स्लिप करेगा, ठीक है बालक, नीचे की तरफ ऐसा स्लाइड करते हुए रॉड आएगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया हुआ है वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन नहीं, वर्टिकल है, नॉर्मल नहीं, वर्टिकल, फर्क रहे, ध्यान रखें। ये मैग्नेटिक फील्ड बी हमको गिवन है, ये रॉड का लेंथ भी एल पता है हमको, एल लेंथ का रॉड है, और ऐसा ये स्लाइड करेगा नीचे की तरफ।
तो क्या क्या होगा ये बढ़िया से इसके मोशन को जरा डिस्कस करो। ये कैसा मोशन करेगा आगे फर्दर? ग्रेविटी है, मास है, सब है। नीचे स्लिप, ग्रेविटी को से नीचे स्लिप करना चालू करेगा, ग्रेविटी को से नीचे चलना चालू करेगा, नीचे की तरफ चलना चालू करेगा। इधर mg sin थीटा लगेगा ना, ऐसे स्लिप करेगा, इधर आगे चलेगा। तो जरा सोचा जाए कि इसका मोशन कैसा होगा और क्या क्या निकालने को पूछ सकता है। तो पहले तो से भाई इधर स्लिप करेगा, ये भी एक लूप तो हुआ, और इस लूप से इसका कुछ फ्लक्स भी होगा, इसमें कुछ फ्लक्स भी होगा इस लूप का। अब जब फ्लक्स होगा तो एरिया तो घट रहा है लूप का, तो एरिया घट रहा है तो क्या होगा? एरिया घट रहा है तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या? लेंज लॉ। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसके चलने को अपोज करेगा, नीचे जो चल उसको चलने को अपोज करेगा, नहीं चाहेगा कि नीचे चले, मतलब फोर्स शायद ऊपर लगेगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन शुरू में तो छोड़ोगे तो वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं है, कोई अपोज नहीं कर रहा है। लेकिन बालक जैसे जैसे ही नीचे आएगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, ग्रेविटी की वजह से, जी साइन थीटा की वजह से बढ़ेगा। जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा ईएमएफ भी बढ़ेगा, रोकना भी इसका बढ़ते जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे ग्रेविटी तो नहीं बढ़ेगा ना, वेलोसिटी बढ़ने से ग्रेविटी थोड़ी बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने से ग्रेविटी नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो रोकने का फोर्स है बीवीएल, वी बढ़ा तो बीवीएल बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगा। सो ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा है टर्मिनल वेलोसिटी जैसा कि एक वो पढ़ते थे हम लोग ना विस्कोसिटी में, कि बॉल गिरा देते थे पानी के अंदर, mg वही रहता था, हाँ बॉइंट फोर्स, लेकिन वो नीचे जाने से उसका वेलोसिटी बढ़ने से विस्कस फोर्स बढ़ता था, याद है? BV 6 पाई ईटा आर वी। वही चक्कर यहाँ होने वाला है धीरे। पहले तो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद इसका स्पीड क्या होगा? टर्मिनल हो जाएगा। टर्मिनल मतलब अब और बढ़ना बंद, बिकॉज mg sin थीटा को वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? कैंसिल कर जाएगा। इसलिए हमसे पूछेगा क्या बताओ? टर्मिनल वेलोसिटी बताओ। तो क्वेश्चन यहाँ लिख दिया जाए, क्वेश्चन लिखा जाए फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रॉड, यही क्वेश्चन होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए चिंता ना कीजिए, वो उसमें कोई बात नहीं है। मेन आपको ये ईएमएफ निकालना है, बिकॉज आप जानते हैं फोर्स बैलेंस करना है, जो मैग्नेटिक फोर्स वो mg sin थीटा को बैलेंस करेगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो ये इंडक्शन का ही मेन क्वेश्चन हुआ। इसलिए सब लोग अब आप इसको क्वेश्चन को यहाँ से पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ से करंट बहेगा, करंट से फोर्स लगेगा, वो फोर्स mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। ये क्वेश्चन में बहुत गलतियां बच्चे करते, इसलिए आप भी बच्चे हो, गलती कर लो आज और फिर मेरे साथ सोल्यूशन करो, तभी वो चीज़ सीख पाओगे। कीजिए सब लोग पॉज करके इसको। ओके, तो उम्मीद करते हैं सारे फ्रेंड्स ने इसको वीडियो अपना लेक्चर पॉज करके कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाला होगा, और तभी मेरे साथ सोल्यूशन देख रहे हैं, तभी आप ये चीज़ सीखने वाले हैं। चलिए करते हैं सर। रॉड को पहले तो 3D बना है सोल्यूशन, हम हमेशा आपको बताते हैं 3D को पहले क्या बनाया करें, 2D। पहले इस डायग्राम को ऐसे बनाना चाहिए, तब साफ साफ दिखेगा। ये हमको रॉड का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। 3D को 2D बनाने से आधा 50% सोल्यूशन हो जाता है, ये आदत बना लीजिए। अब रॉड जो है ये नीचे की तरफ ऐसा इधर V से आ रहा है, ये V लास्ट V है, और B किधर है? वर्टिकल, B इधर है, ध्यान रहे, B इधर है, V ऐसे। इस बार जो V है वो B के परपेंडिकुलर नहीं है, रिजॉल्व करना होगा। लेकिन V रॉड के परपेंडिकुलर तो है। देखिए ऐसा रॉड, ये आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं रॉड का, ऐसे चल रहा है। तो अगर ये ऐसे चल रहा है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हुआ तो नहीं, तो V जो है B लेंथ के परपेंडिकुलर है, बट B के नहीं है। सो वी नीड टू रिजॉल्व किसको? V को। V रिजॉल्व कर लेते हैं।
along फील्ड एंड परपेंडिकुलर फील्ड, तभी तो होगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। तो v को रिजॉल्व कर दिया गया, ये थीटा तभी थीटा होगा, इसलिए इधर हो गया v cos थीटा, इधर हो गया v sin थीटा, v cos v sin थीटा। अब बताइए तो इसमें से इन दोनों में से कौन सी वेलोसिटी हमको ईएमएफ देगी, कौन नहीं देगी? तो जो b के अलोंग है वो नहीं देगी, b के परपेंडिकुलर वाला देगी। यानी हमारा v cos थीटा यूज होगा किस में? ईएमएफ में। सो बालक ईएमएफ हो गया b इंटू v cos थीटा इंटू l, ये ईएमएफ हो गया BVL। ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सॉरी वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है नहीं, ऐसे ये आपका रॉड है और ऐसे इसके परपेंडिकुलर चल रहा है। सो ये दोनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ईएमएफ आ गया, तो ये पूरे लूप का रेजिस्टेंस एक जगह R दिया हुआ है, तो ये तो हमारा करंट हो गया। करंट बहने लगा कितना? BVL cos थीटा बाई R, कितना करंट बह रहा। अब एक करंट बहेगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। अब करंट डायरेक्शन निकाला जाए, तो करंट डायरेक्शन निकालने के लिए जो इससे सेल बनेगी उस सेल का प्लस माइनस पता लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था आज ये क्लास स्टार्ट होते ही बताया मैं कि आपको सेल का पॉजिटिव नेगेटिव निकालना आना जरूरी है, तभी बातें साफ समझ आएंगी। तो किया जाए कैसे होगा? ये नीचे की तरफ जा रहा है तो v नीचे वाला, अब b ऊपर है, देख रहे हो ऐसा वेलोसिटी ऐसे, b ऊपर है, तो ये इंड, ये वाला इधर वाला इंड हाई हो रहा है, देख लो v क्रॉस b ऊपर है ना, ऐसा आपके सामने करूं तो ऐसा, अगर ये रॉड ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है तो ऐसा v क्रॉस b, देख रहे हैं ये वाला इंड, तो रॉड का ये वाला इंड हाई पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे सेल बनेगी? एक ऐसी सेल मन में एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, इस तरह की सेल जो करंट ऐसे बहाएगी, जिसमें करंट बालक ऐसे बहेगा आई, ऐसे करंट आई बहेगा। यानी अगर इससे देखें तो करंट इसके अंदर जा रहा होगा। हम लोग इधर साइड से देख रहे हैं, यहां से हम लोग रॉड को देख रहे हैं, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे रॉड जा रहा है, ऐसा रॉड नीचे जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है। अब इस पे फोर्स निकाला जाए, किस पे? रॉड पे। तो कितना हो जाएगा? आई अंदर है, बी ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग गलती किए होंगे, BIL इधर लिखे होंगे, पर ध्यान दीजिए आई अंदर है, बी ऊपर है, तो ऐसे हाथ देखिए कैसे ले आई। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? IDL क्रॉस B। आप ये मत सोचिए कि मैग्नेटिज्म वाला यहाँ यूज नहीं होगा, मैग्नेटिज्म से ही तो इंडक्शन हो रहा है, सारा बात वापस आएगा। अभी B है तो फ्लक्स है तो करंट है, तो B भी तो निकालना जानते हैं, तो सब वापस आएगा पीछे का पढ़ाई, इसलिए क्रम से सारा चैप्टर सजाया हुआ है। सो सर I अंदर है, ऊपर है, तो IDL क्रॉस B, वर्टिकल B है इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा ये F। अब हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करने जा रहे हैं, फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे हम, अलग से डायग्राम में बना देते हैं आपको, ये तो सब वेलोसिटी डायग्राम था, तो फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। इधर की तरफ हमारा ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये अपना नॉर्मल फोर्स हो गया, ये अपना mg साइन थीटा हो गया, और ऑफ कोर्स इधर mg cos थीटा भी होगा। f को रिजॉल्व कर लिया जाए ऐसे ऐसे, ये थीटा तो इधर होगा f cos थीटा, इधर होगा f साइन थीटा। सो टर्मिनल, जब टर्मिनल केस आएगा तो इधर की तरफ नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। सो फॉर टर्मिनल कंडीशन क्या होना चाहिए? F cos थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा, F cos थीटा mg साइन थीटा, और F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ILB है ना, कि उसमें भी कुछ एंगल लगेगा ILB में नहीं, देखो लेंथ ऐसे है, B ऐसे है, तो IDL और B के बीच का एंगल कितना है? राइट एंगल है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे। ILB cos थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा। अब I की वैल्यू यहाँ पुट किया जाए, I हो गया BVL
cos theta by r I into L into B into cos theta equal to mg sin थीटा। यहाँ से हम लोग को वेलोसिटी निकालना था, तो v आ गया, अपना आंसर हो गया। सो टर्मिनल वेलोसिटी दैट यहीं लिखते हैं, v इज इक्वल कितना हो गया, mgr sin थीटा अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दैट इज दिस इज आवर टर्मिनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है जीरो से बढ़ते बढ़ते इतना हुआ होगा बीच में, ठीक है। इस तरह से एक एडवांस का क्वेश्चन है, ये नहीं, इसी में वो इसी को वर्टिकल कर दिया है, वर्टिकल गिर रहा था रॉड। उसने पूछा था कि किस रेट से टर्मिनल पहुंच गया है, हीट किस रेट से लॉस हो रहा है, किस रेट से हीट लॉस हो रहा है। अभी मान लो जब टर्मिनल पहुंच गया तो किस रेट से हीट लॉस हो रहा है, तो ये कैसे करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा। क्या हो रहा है कि वेलोसिटी तो अब चेंज नहीं हो रही बालक, स्पीड कांस्टेंट हो गया, और जानते हो मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता नहीं है, तो आखिर हीट कहाँ से लॉस होगा, तो ग्रेविटी से। पोटेंशियल एनर्जी घट रही है ना लगातार, हमारी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रही है और मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर नहीं रहा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है वही क्या है, हीट में प्रोड्यूस हो रहा होगा। नहीं देख लें, बस यहाँ लिख देते हैं, अगर करना कर लेंगे ना सर, ऐसे mg sin थीटा इधर की तरफ, तो यहाँ एक नोट लिख देंगे कि एट टर्मिनल कंडीशन द पावर लॉस, पावर मतलब हीट लॉस पर यूनिट टाइम, एट टर्मिनल कंडीशन पावर लॉस इन द resistor is equal to power loss in the resistor is equal to the rate, power loss in the resistor is equal to the rate of change of gravitational potential energy, rate of change of gravitational potential energy। ठीक है, ओके। तो हमने क्या क्या आपको क्या कि रॉड का ईएमएफ निकालना सिखाया। उस रॉड में वेलोसिटी जो है वो रॉड के परपेंडिकुलर और फील्ड के परपेंडिकुलर दोनों होना चाहिए, इस पे आपको क्वेश्चन कराया। बट ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहाँ पर रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाए। यहाँ तो बढ़िया भी cos v साइन कर ले रहे हो, बट ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पर रिजॉल्व करना 3 डायमेंशन दे दे बालक, हम इधर वेलोसिटी आई जे के, मैग्नेटिक फील्ड आई जे के, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसी कंपोनेंट का, और वो भी चलो एक के रहता कि रिजॉल्व द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, चलो वेक्टर लगा लेते। बट यहाँ क्या है, रिजॉल्व द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द रॉड, सो इट मे बी ए वेरी टफ प्रॉब्लम, बट उसका उपाय दूसरा है ना। तो अभी एक नोट लिखोगे, ये एकदम मास्टर मेथड है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन तो कोशिश करो रिजॉल्व करने का, v sin v cos, जनरली सिंपल ही आता है। अगर ऐसा मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो हम उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, विल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जो भी आगे करेंगे वैसा क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखा जाए कि इफ कैसा भी कुछ भी दे दो तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं, वो लिखने जा रहा है। इफ ए कंडक्टिंग रॉड इज मूव्ड, conducting rod is moved translationally, अभी रोटेशन और कंबाइन की पढ़ाई बाकी करेंगे, ट्रांसलेशनली इन ए 3 डायमेंशनल फील्ड
अभी तो एक डायमेंशन दे दो है ना, क्रॉस चाहे डॉट, 3D में दे दे डायमेंशनल फील्ड, देन EMF across its ends, then EMF across its ends is given by E equal to V cross B dot L. एक्चुअली ये छोटा सा DL का क्रॉस E होगा, रॉड लिख दिए इसलिए सीधा L लिख दिए हैं, रॉड है तो सीधा L लिख दिए हैं, V क्रॉस B डॉट L। हालांकि ये 3D वेक्टर से कॉन्सेप्ट आया है और सिंस से स्कूल बोर्ड एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा इसलिए प्रूफ नहीं कर रहे इसको, ये आप रिजल्ट सीधा यूज करो। क्या हुआ, अब जिसको जो ना दे दे, IJK दे दो, BIJK दे दो, लेंथ भी जैसा रखना रख दो, तो हम लोग सीधा उसके EMF ही निकाल देंगे। अगेन ये वाला मेथड पढ़ाने के बाद ही मेथड पढ़ा रहे हैं बड़ा, तो ये मत सोना कि यार सर ये सब क्यों पढ़ाइए, अच्छा है सर पढ़ा दीजिए, अच्छा नहीं, अच्छा तो यही पहले पढ़ाते। रॉड है, सिंपल कोशिश करो, इसमें गलतियां कर जाते हो। जैसे V क्रॉस B करोगे ठीक है, L लेंथ, अब लेंथ भी कहीं वेक्टर होता है क्या? नहीं ना, लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है ना, रॉड का लेंथ 5 मीटर, तो वेक्टर कैसे बनाओगे? तो L वेक्टर कैसे लेंगे ये देखो, लिखो V क्रॉस B तो IJ में देंगे ठीक है, बट L लेंथ को कैसे वेक्टर में कैसे लिखेंगे हम लोग? तो हम तो लिखने जा रहे हैं, पहले समझा दे क्या लिखवाने जा रहे हैं। जो लेंथ वेक्टर है वो रॉड का, उसका लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस रॉड का लेंथ होगा, पहला बात। L वेक्टर ऐसा वेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड रॉड का लेंथ होगा, 4 मीटर 5 मीटर जो दे दे, सही बात, लेंथ हो गया। और डायरेक्शन क्या करना है, रॉड के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ कोई एक दिशा मान लो, चाहे इधर से इधर चाहे इधर से इधर, रॉड का चाहे इधर से कोई एक दिशा मान लो और उसको वेक्टर रूप में लिख दो। जब तो अब तुमको अगर उस रॉड का मैग्नीट्यूड पता हो गया और डायरेक्शन पता हो गया तो उसको वेक्टर तो लिख ही लोगे यार, लिख लो, कोई एक दिशा में लिख लो और इसको सॉल्व कर दो। सुन रहे बात? सॉल्व करने से अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो जो जिधर हेड माने थे वो एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, सही आया है। और अगर नेगेटिव आता है तो टेल वाला हाई पे हो जाएगा, बस, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक बात, नोट करो पहले, फिर एक क्वेश्चन करके दिखाते। देखो कि हियर L vector, here L vector is a defined vector, is a defined vector, हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, is a defined vector with magnitude equal to the length of the rod, magnitude equal to the length of the rod and take its direction along the rod in any one of the two possible directions, along the rod in any one of the two possible directions। समझ रहे हो? एक स्ट्रेट लाइन दो ही एक पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नहीं, पॉसिबल डायरेक्शन। एंड फाइंड ई, EMF वाला E, ठीक। अब नीचे लिखो कि if the EMF comes out to be positive, the EMF comes out to be positive, then the end of the rod towards the head, arrowhead
end of the rod towards the arrowhead will be at higher potential. End of the rod towards the arrowhead will be at higher potential. And vice versa. वैसे वर्षा मतलब उल्टा होगा तो उल्टा भी सत्य, मतलब अगर नहीं नेगेटिव आया तो उल्टा कर लो, नेगेटिव आया तो टेल वाला हाई हो गया, पॉजिटिव आया तो जो हेड था वो हाई हो गया। ठीक है, इस पे एक एग्जाम्पल कर लिया जाए, कहा कि लिखा जाए ए रॉड 4 मीटर लॉन्ग, ए 4 मीटर long rod moves with velocity 2I plus j plus 2k meter per second in a magnetic field I plus 2j plus 2k Tesla. ठीक है, remaining parallel to the line y equal to x. ठीक है, उसी के पैरेलल रहेगा ऐसा, चाहे जिधर भी चले जाए। ट्रांसलेशन मोशन है ना, कांस्टेंट है, तो जैसे है पहले जैसे रख देंगे वैसे ही वो जिधर 3D में चल सकता है, वेलोसिटी चाहे जैसे हो सकती है बट उसके पैरेलल हो सकता है। तो एक ये ऐसे कोई लाइन हो y इक्वल x पैरेलल हो गया और ये रॉड आपका हो गया, अभी ऐसे पैरेलल है, अभी चाहे जिधर भी चला सकते हैं, 3D में कैसे भी चला सकते हैं, बट कहीं जाए तो ये एक दूसरे के पैरेलल ही है ना। तो कहा कि फाइंड EMF developed across its ends. तो कैसे करेंगे, किया जाए? आप एक बार ट्राई करो अपने से, यहां पर सॉल्व करो, V दिया, B दिया, L दिया, इसको सॉल्व करो अपने से। उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा और फिर सोल्यूशन मिला रहे हैं। रॉड को हम लोग y को x के पैरेलल रख दिया ऐसा। तो अब ये वेक्टर बना लेते हैं, पहले 4 मीटर का वेक्टर है ये, तो रिजॉल्व कर लेते हैं, 45 डिग्री पे हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, किस वेक्टर में लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं ऐसा। कैसा? ये हो गया 4 cos, तो 2√2 हो गया इधर, और 2√2 ये हो गया, 2√2i 2√2j लिख सकते नहीं क्या? 4 cos 45 4 sin 45, इसको वेक्टर ग्रुप में लिख सकते हैं। अब ये 3D इधर भी जा सकता है, आगे कैसे भी चल सकता है, बट ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा प्लेन में। तो बस इसको अब ये देखो, ये अगर आप जानते होंगे शायद कि V क्रॉस B डॉट डील करना है, तो इसको अब ऐसा अलग नहीं करना चाहिए। इसको एक सीधा मेथड होता है डिटर्मिनेंट का, जिसमें इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो सजा दो, इसमें सीधे आंसर आ जाता है। तो बोलो क्या करें? पहले V कहाँ ये है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2,2,1,2 पहला रो बन गया। दूसरा B का हो गया 1 2 2, और तीसरा लेंथ का,
तो लेंथ का ये हो गया अपना कैसा 2√2i 2√2j और z में नहीं ऐसा। अब इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ये मेथड है करने का, कर लिया जाए। तो 2 ऐसे कैसे ब्रेक करते हैं, तो 2 हुआ इधर 0 माइनस कितना 4√2, सही है। ये ऐसा 2 करते हैं ना, ब्रेक करते हैं 0 माइनस 4√2, आगे -1 ये हो गया अपना, तो 0 माइनस 4√2 ये भी हुआ। लास्टली +2 तो ये कैंसिल हो गया ऐसा, तो क्या होगा 2√2 माइनस 4√2, 2√2 माइनस 4√2। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा ये -8√2 माइनस 4√2 प्लस 4√2 और माइनस 8√2, देख रहे हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर हो गया कितना -16√2 वोल्ट। माइनस आ गया, यानी ये एंड नहीं, ये वाला एंड हाई पे होगा, लोअर एंड विल बी एट हायर पोटेंशियल, और मैग्नीट्यूड तो वही आएगा कितना 16√2, ठीक है। तो ये मेथड है, बट ये तभी करो जब ये 3D में दिया हो। 2D 1D दिया तो सीधा रिजॉल्व करके कर लिया करो। आपको भी बात लग रही होगी कि अभी इमोशनल ईएमएफ समाप्त नहीं हुआ, अभी तो ट्रांसलेशन चल रहा है, फिर रोटेशन की बातें करेंगे, है ना। इसमें भी अभी 1-2 और क्वेश्चन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास से इस पे और क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।